Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I welcome you all on Let's Crack 9th and the 10th CBSE. Let's Crack 9th and the 10th CBSE के चैनल पे मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनती है टू क्रैक योर एग्जामिनेशन विद अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जो कि सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है अपनी कंट्री की, लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर कंट्री। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, आज अपन पढ़ने क्या वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो, सोशल साइंस आप लोग सब जानते हो कि एक ब्रॉड टर्म है। क्या है? ब्रॉड टर्म है। इसमें बहुत चार सब्जेक्ट तो आप लोग को पढ़ने ही होते हैं। सॉरी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। तो आज मैंने क्या किया कि एक सिविक्स का चैप्टर और एक आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, सीई इकोनॉमिक्स और सिविक्स का आज मैं आपके सामने क्विज करवाऊंगा। दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, पहला का नाम है पॉलिटिकल पार्टी और दूसरा का नाम है ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इज इट क्लियर एवरीवन कि क्या अपन आज पढ़ने वाले हैं? पहले क्लास का नाम है पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी का नाम है ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब इस क्लास में अभिषेक कुमार यानी कि मैं विल डिस्कस द पॉसिबल क्वेश्चंस, जो कि पॉसिबल क्वेश्चन है बोथ फॉर द एनटीएससी एंड द सीबीएसई एग्जामिनेशन। आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर विथ यू गाइस। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा मेरे अपने बारे में कि मेरा नाम अभिषेक कुमार है, आप लोग जानते ही होंगे। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मेरे पास एक से ज़्यादा ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर एनटीएससी, आईएएस और सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, अभी मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। ये मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा आप लोगों को। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं अपने रेफरल कोड की बात करता हूं तो रेफरल कोड इज AK CBSE। यू कैन यूज द कोड AK CBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जब भी आप अनअकैडमी किसी भी सब्सक्रिप्शन की बात करो, you will get the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy subscription. ठीक है, so let's put our thinking caps on and let's crack your CBSE examination with Unacademy platform. ठीक है, हम लोग हैं, अगर आप लोग रेफरल ले को यूज करते हो, मेरे रेफरल कोड से आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हो, तो फिर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी मेरे साथ पढ़ने की, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ठीक है, तो आज का क्विज के बारे में बता रहा हूं। देखो, दोनों चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 20-20 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से होंगे। पॉलिटिकल पार्टी से भी 20 चैप्टर होंगे एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी से भी 20 चैप्टर होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, सबसे पहले सेशन में पॉलिटिकल पार्टी का होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना आपका, नेक्स्ट सीरीज इसी के जस्ट बाद, उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे बच्चों इसको, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स को। आप लोग को पता ही है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिलता है। ये सब चीजों को बताने का कोई, मैं नहीं समझता हूं कि कोई आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग बार बार इस क्विज को देते देते यू मस्ट बी फेमिलियर विद द ट्रेंड्स कि मैं कैसे क्विज करवाता हूं। ओके, ओके और नॉट? सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। The types of alliance, the types of alliance formed between CPIM and the UPA is two। जो alliance formed हुआ था CPIM मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी एंड द UPA is to form part of the government, lend a hand at the time of the voting in Lok Sabha, provide support to the government from outside या फिर D act as a negotiator। द टाइप ऑफ अलायंस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि उस अलायंस का नाम आपको बताना है। द टाइप्स ऑफ अलायंस फॉर्म्ड बिटवीन CPIM एंड UPA इज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, lend a hand at the time of the voting in Lok Sabha, provide support to the government from outside या D act as a negotiator।
करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज प्रोवाइड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब है प्रोवाइड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड इज द करेक्ट आंसर, जो CPIM 2004 में दिए थे, जो बाद में न्यूक्लियर डील जो हुआ था किसके साथ, USA के साथ जो न्यूक्लियर डील हुआ था उसके विरोध में इन्होंने अपने हाथ वापस खींच ली थी। ठीक है, फिर सरकार को क्या करनी पड़ी थी, अपनी मेजोरिटी को सिद्ध करना पड़ा था, प्रूव करना पड़ा था। तो इन लोगों की कोई मिनिस्टर्स नहीं थे, इन लोगों ने आउटसाइड से क्या किया था, गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आते हैं। अलोंग विद महाराष्ट्र द एनसीपी हैज ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन, अलोंग विद द महाराष्ट्र द एनसीपी हैज ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन त्रिपुरा, मेघालय, उत्तर प्रदेश या फिर केरला। ये आपको बताना है कि महाराष्ट्र के साथ साथ एनसीपी का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस कहाँ पे है, त्रिपुरा पे है, मेघालय पे है, उत्तर प्रदेश पे है, केरला पे है। अलोंग विद महाराष्ट्र द एनसीपी हैज ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन त्रिपुरा, मेघालय, उत्तर प्रदेश या फिर केरला। ये आपको बताना है। अलोंग विद महाराष्ट्र द एनसीपी हैज ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन त्रिपुरा, मेघालय, उत्तर प्रदेश या फिर केरला। एक ऐसी स्टेट है जहां पे उसकी अच्छी खासी प्रेजेंस है, ये आपको बताना है। The correct answer is B, Meghalaya. The correct answer is B, Meghalaya is absolutely correct answer. Absolutely correct answer. Along with Maharashtra, the NCP has a significant presence in Meghalaya, जहां से आपके PS संगमा थे। PS संगमा जो आप लोगों को बात पता है, अभी कांग्रेस संगमा वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। और PS संगमा क्या थे, PS संगमा वहां के जो लीडर थे वो बाद में एक बार लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, इज इट क्लियर? So the correct answer is B, Meghalaya is absolutely correct answer. Question number 3. The main concern of the Nationalist Congress Party, उसी पार्टी की जिसकी सिग्निफिकेंस की बात हो रहा है। ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP इज कल्चरल नेशनलिज्म, सपोर्ट टू द SCs एंड द OBCs, हायर पोस्ट फॉर द नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स या फिर डी फुल टेरिटोरियल रिकॉग्निशन ऑफ द JNK। द मेन कंसर्न ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP इज, NCP का मेन कंसर्न क्या है, कल्चरल नेशनलिज्म, सपोर्ट टू SCs एंड OBCs, हायर पोस्ट फॉर नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स या फिर डी फुल टेरिटोरियल रिकॉग्निशन ऑफ JNK। द करेक्ट आंसर इज C, हायर पोस्ट फॉर नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स। इनकी हमेशा डिमांड थी जो कि नेचुरल बॉर्न, जो इंडिजीनियस महाराष्ट्र के पीपल है उनको हायर पोस्ट मिले, और ये इनका हमेशा से पॉलिटिकल एजेंडा रहा है। हायर पोस्ट फॉर द नेचुरल बॉर्न सिटीजन इज द एजेंडा, वन ऑफ द मेजर एजेंडा यू कैन से। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? क्या था हायर पोस्ट फॉर द नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स। The CPIM has a significant presence in वेस्ट बंगाल एंड केरला, मणिपुर, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। कहां पे इसकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, जहां पे इसको देखी जाती है, इसकी इस पे मतलब डिपेंडेंट होते हैं सरकार बनाने के लिए, या तो ये अपोजिशन में रहती है या फिर गवर्नमेंट में होती है। द CPIM हैज ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन वेस्ट बंगाल, मणिपुर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश।
The CPIM has a significant presence in वेस्ट बंगाल एंड द केरला। अभी वेस्ट बंगाल में ये अपोजिशन पार्टी है, ठीक है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। क्या है? ममता बनर्जी, ठीक है। ममता बनर्जी वहाँ की चीफ मिनिस्टर है। लेकिन अगर केरला में देखा जाए तो ये अभी भी गवर्नमेंट में है ये। और कांग्रेस क्या है? इसकी अपोजिशन पार्टी है, ठीक है। कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है और मेन पार्टी वहां पर की जो गवर्नमेंट में है वो केरला में CPIM है। जितने भी वाम दल है सब वाम दल मिलके मतलब लेफ्टिस्ट पार्टी, ठीक है। मणिपुर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, लेकिन नॉट अ सिग्निफिकेंट। हर जगह वाम दल हर जगह है, लेकिन उतना नहीं है जितना यहाँ पे था। Which one is most visible and representative institution in a democracy? डेमोक्रेसी में जो सबसे ज्यादा विजिबल हो और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन हो वो कौन है? जिसको आप सबसे ज्यादा देखते हो, जहां भी गुजरते हो तो उसको देखते हो। पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स, सेक्शनल ग्रुप या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? Which one is the most visible and representative institution in a democracy? Political parties, pressure groups, sectional group या फिर D, non-governmental organization? It is up to you to decide which one is the most visible and representative institution in a democracy. Political party, pressure group, sectional group या फिर D, non-government organization? ये आपको बताना है विच वन इज द मोस्ट विजिबल एंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी है, प्रेशर ग्रुप्स है, सेक्शनल ग्रुप, जिसको सबसे ज्यादा देखा जाता है ये बताना है। इसमें सब कुछ विजिबल है और वो रिप्रेजेंटेशनल भी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ए, पॉलिटिकल पार्टी। हमेशा देखो तो आपको पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। सो ए, पॉलिटिकल पार्टी, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। व्हिच वन इज द मोस्ट विजिबल एंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट? सो योर आंसर शुड बी ए, पॉलिटिकल पार्टी। देखो बच्चों, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, क्योंकि मैं YouTube पे आप लोग को पता ही है कि लाइव कोई जा नहीं पा रहा है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू टेक द आस्क मी एनीथिंग सेशन। आस्क मी एनीथिंग सेशन में ज्वाइन ले ही नहीं पा रहा हूं। सो इट इज अप टू यू कि आप कैसे डाउट पूछोगे, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी? मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है ये अब आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी: टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, टू पुटिंग फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स, टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड द फॉर्म द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। What is the most important function of a political party? To criticize government, putting forward policies and the programs, to contest election and form the government. D, welfare schemes. देखो, अगर आप बात करते हो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, तो क्रिटिसाइज करना इसका काम है। लेकिन यहाँ पे क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट? देखो, टू कंटेस्ट इलेक्शन। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नहीं बनती है तो उसका पर्पस ये होता है कि हम सरकार की आलोचना करेंगे। सबका पर्पस, लास्ट का पर्पस ये होता है कि किसी तरह से कोई भी तिक्रम बिठाओ, कुछ भी करो, लेकिन सत्ता की चाबी मिलनी चाहिए। सत्ता सबको प्यारा होता है।
कोई भी क्रिटिसाइज करने के लिए कोई ऐसा पार्टी का आपको मिलेगा क्या कि वो बोल रहा होगा कि हम अपोजिशन में आने के लिए अपना पार्टी बनाए? ना बाबा ना। सबका एकमात्र पर्पस ये होता है टू कंटेस्ट इलेक्शन, कि किसी तरह से चुनाव लड़े, सीटें जीते और सरकार को बनाए। उसके बाद वो वेलफेयर स्कीम्स ला पाएगा या पुटिंग फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम कर पाएगा। अगर सरकार नहीं बना पाया, ये बात है कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, कि अगर सरकार नहीं बना पाया तो चलो अब कोई काम तो करना ही है पॉलिटिकल पार्टी में, अगला बार सरकार बनाएंगे। तब तक सरकार की क्रिटिसाइजेशन करते हैं, आलोचना करते हैं। इज इट क्लियर अबाउट द what is the most important function of a political party? Have you understood the term or not? अगर आपको समझ में आया है तो आप बता सकते हो, नहीं आया है वो भी बता सकते हो। कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं, जबरदस्ती ऐसा नहीं कि आपके गले पे हाथ देख के आपको बुलवाना है। मैं कोशिश करता हूं कि समझ जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो बता सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किस फॉर्म में पॉलिटिकल पार्टी की सबसे सिग्निफिकेंट या सबसे इंपॉर्टेंट यू कैन से की भूमिका होती है? ऑटोक्रेसी में, ओलिगार्ची में, थियोक्रेसी में या फिर डेमोक्रेसी में? ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि विद इन अ सेकेंड यू कैन से द आंसर शुड बी ए बी सी और डी, लेकिन बट स्टिल यू आर टेकिंग सम मोर टाइम। सो व्हाट कैन आई डू? आई विल वेट फॉर योर आंसर। So the political party play the most significant role in option number D, डेमोक्रेसी। भाई ऑटोक्रेसी में उसकी क्या भूमिका होगी, वो क्यों करने के लिए लाएगा? सिमिलरली ओलिगार्ची थियोक्रेसी में भी उतनी भूमिका नहीं होती है जितनी कि डेमोक्रेसी में होती है। डेमोक्रेसी में क्या आप लोगों ने पढ़ा ही होगा क्लास 9 में एक टर्म कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अमंग ऑल द पार्टी, जितने भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जब देयर विल बी मल्टीपल पार्टी या मोर देन वन पार्टी, तभी तो इक्वल पार्टिसिपेशन या फिर इक्वल कंपटीशन होगा। अदरवाइज चुनाव होगी एक तरफा जीत वूत हो जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? ये बताओ, ये बताओ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो बताओ, नहीं आ रहा है तो वो बताओ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस। Who is the responsible authority in India to provide and regulate affairs related to the political party? Who is the responsible authority in India to provide and regulate affairs related to the political party? एक ऐसी ऑथोरिटी जो कि प्रोवाइड करती है या उनको लाइसेंस प्रोवाइड करती है कि पॉलिटिकल पार्टी हो या उनके रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनको वो रेगुलेट करती है या वो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है रिलेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टी। आपके सामने ऑप्शंस है सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट। Who is the responsible authority in India to provide and regulate affairs related to the political party? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट? Who is the responsible authority in India to provide and regulate affairs related to the political party? A. Supreme Court, B. Election Commission, C. Parliament या फिर D. Vice President? Your answer should be B. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके पास सोल राइट है टू डिसाइड ऑन इलेक्शन रिलेटेड अफेयर्स और द
पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड अफेयर्स, सो योर आंसर शुड बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इज इट क्लियर? हु इज रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी इन इंडिया टू प्रोवाइड एंड रेगुलेट अफेयर्स रिलेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टी, सो योर आंसर शुड बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अपने आप में ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया। इंडिया में किस तरह की पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करती है, वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी, या फिर वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे पार्टी तो बहुत है, लेकिन जो डोमिनेट करती है ना वो सिर्फ एक पार्टी है और सब पार्टी बस नाम की है। अगर डोमिनेट करने की बात करी जाए तो एक ही पार्टी है। तो अब आपको बताना है, मैं तो नहीं बताऊंगा इसको। विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, या फिर वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। Which type of party system exists in India? So your answer is न कि वन पार्टी सिस्टम। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस ही है, या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दो ही पार्टी बीजेपी या कांग्रेस है। यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे बीजेपी भी मिलेंगे, कांग्रेस भी मिलेगी, आरजेडी भी मिलेगी, जेडीयू भी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, यहाँ तक कि मैं नाम ही नहीं ले सकता, इतनी पार्टी हैं। कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं आके इंडिया में बोल सकता है कि मुझे इंडिया की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सबके नाम पता है, सबके नाम याद है। आई कैन चैलेंज यू, नोबडी, किसी के पास इतनी पार्टी है कि वो बोल ही नहीं सकते हैं। सो विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया, सो योर आंसर शुड बी सी, मल्टी पार्टी सिस्टम। योर आंसर शुड बी सी, मल्टी पार्टी सिस्टम। Who was the first president of the Indian National Congress? Who was the first president of the Indian National Congress? Who was the first president of the Indian National Congress? A.O. Hume, W.C. बनर्जी, ठीक है, महात्मा गांधी, या फिर डी सरोजनी नायडू। Who was the first president of the Indian National Congress? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन में डाल दिया, मुझे याद भी नहीं रहा और मैंने डाल दिया। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? Your answer should be C, W.C. Banerjee. W.C. Banerjee was the first president of the Indian National Congress. INC के सबसे पहले प्रेसिडेंट की अगर आप बात करते हो तो उनका नाम आप लोग को पता है या नहीं पता है, ये बताओ। एनीवन नोज द नेम ऑफ द W.C. बनर्जी? देखो, ए.ओ. ह्यूमे भी अंग्रेज ऑफिसर्स थे, इन लोगों ने मिलके क्या किया था, इन लोगों ने मिलके पार्टी को एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। आफ्टर द पार्टी फाउंडेशन इन 1885, 1885 में जब ये पार्टी की फाउंडेशन होती है, उमेश चंद्र बनर्जी became its first president. A total of 61 people has served as the president of Indian National Congress. अभी तक 61 प्रेसिडेंट हो चुके हैं, जिसमें अभी सोनिया गांधी है करंट प्रेसिडेंट। इंटरिम प्रेसिडेंट है वो, क्या है? इंटरिम प्रेसिडेंट है। इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट, ये बताओ। अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो प्लीज लेट मी नो। अगर आपको कुछ बताने की जरूरत है, फिर से मुझे बताने की जरूरत होगी, तो आप लोग को पूछना चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइज कि अगर आप लोग को कुछ समस्या हो तो आप बता सकते हो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे जब आएंगे, इन विच ईयर वॉज भारतीय जनता पार्टी फॉर्म्ड। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी किस साल में फॉर्म हुई थी, आपको ये बताना है। इन विच ईयर, 1968, 1970, ठीक है, और 1980 और फिर 1990। ये अभी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन मेजर पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग एक्चुअली में कंटेस्टेंट है टू मेक द गवर्नमेंट। इन विच ईयर वॉज भारतीय जनता पार्टी फॉर्म, 1968, 1970, 1980 या फिर 1990। इन विच ईयर वॉज भारतीय जनता पार्टी फॉर्म। सो योर आंसर शुड बी ए बी सी डी, वट एवर इट में बी, आपको ये बताना है किस साल में भारतीय जनता पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी। देखो ये सब भी बहुत इजी क्वेश्चन और पूछते हैं आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सीबीएसई इसको नहीं पूछती है, बहुत अच्छे से पूछती है कि किस साल में आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था, किस साल पे बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि ये दो पॉलिटिकल पार्टी मेजर कंटेस्टेंट है फॉर द दिल्ली, दिल्ली की सरकार बनाने के लिए, मतलब नेशनल लेवल पे जो सरकार बनती है, केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, सो इन विच ईयर वॉज द भारतीय जनता पार्टी फॉर्म, 1968, 1970, 1980 या फिर 1990। द करेक्ट आंसर इज सी, 1980। 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, इज इट क्लियर? इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? या आप जो बोल सकते हो कि फाउंडर वॉज अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, उसके बाद आपको सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज द टर्म डिफेक्शन इम्प्लाई, मतलब डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, ये आपको बताने की जरूरत है यहाँ पे कि व्हाट डज द टर्म डिफेक्शन इम्प्लाई, आपको ये बताने की जरूरत है कि व्हाट डज द टर्म डिफेक्शन इम्प्लाइज, changing party affiliation from the party from which person got elected to a different party, form of a corruption, ठीक है, an act of defeating someone, या फिर डी, necessary condition for a democracy। एक्चुअली में जो टर्म है ना डिफेक्शन, उसका मतलब क्या होता है, चेंजिंग पार्टी एफिलिएशन, मतलब जिस पार्टी से आप जीत के आए उसको छोड़ के किसी और पार्टी में। जस्ट इमेजिन कि आप कांग्रेस से जीत के आए, ठीक है, और आपने क्या कर लिया कि आपने कल के दिन में सरकार बनाने के लिए, मंत्री पद के लिए आपने क्या कर लिया, आपने बिना कांग्रेस के सदस्यता से इस्तीफा दिए हुए या आप अपने पद से इस्तीफा दिए हुए आगे बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वो करप्शन का फॉर्म है, एन एक्ट ऑफ डिफीटिंग समवन है, या फिर डी नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी है। You can use the code AKCBSE to get the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy subscription। जब भी आप Unacademy को सब्सक्राइब करने की सोचते हो, you can use the code AKCBSE to get the 10% of the discount। Okay? What does the term defection imply? Changing party affiliation from the party from which person got elected to a different party, form of corruption, an act of defeating someone, या फिर D necessary condition for a democracy।
The correct answer is A. Changing party affiliation from the party from which person got elected to a different party. मतलब आज आप इस पार्टी से जीत के आए और कल किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिए गए तो आप डिफेक्शन कहलाओगे, और उस टर्म को जो लॉ बना है उसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है। ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है आज। इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टी पुट फॉरवर्ड देयर, क्या वो अपने जो पॉलिसीज को, जो मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र, उसमें पॉलिटिकल पार्टी किस चीज को आगे रखते हैं? डिमांड्स एंड द प्रोग्राम, पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स, वेलफेयर मेजर्स या सिंबल एंड द नेम ऑफ द लीडर। इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टी पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स एंड द प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, वेलफेयर मेजर्स या फिर सिंबल्स एंड द नेम्स ऑफ द लीडर्स। इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो पॉलिटिकल पार्टी रखते हैं अपना, वो क्या रखते हैं? डिमांड्स एंड द प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स, वेलफेयर मेजर्स या फिर डी सिंबल्स एंड द नेम्स ऑफ द लीडर्स। $43,893 नया केस आया है कोरोना का। कितना है? कल का मैं डेटा बता रहा हूँ, आज का डेटा है, कल के दिन में आया 43,893। सो अभी ये खतरा गया नहीं है, अभी ये खतरा नहीं गया है। आपके लिए यही सेफ है, घर पे रहो, अनअकैडमी से पढ़ते रहो और सेफ रहो, सुरक्षित रहो। 2 गज की दूरी, जिंदगी है जरूरी, बस बात यही है। डिमांड्स एंड द प्रोग्राम, पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम, वेलफेयर मेजर्स या फिर डी सिंबल्स एंड द नेम्स ऑफ द लीडर्स। बी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो आगे वो रखने वाली है उसको वो लोग क्या करती है? आगे रखती है जनता के सामने की जनता जनार्दन अब आप हमारे मालिक हो, हमारे ये पॉलिसीज रहेंगे, हमारे ये प्रोग्राम्स रहेंगे, वेलफेयर मेजर्स ये सब रहेंगे, आप इसको देख लो, अगर चाहिए है तो वोट दे दो। बीएसपी मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी, जो कि मेनली लार्जली उनका सिग्निफिकेंट अगर आपको देखना है इफेक्ट, तो यू हैव टू गो टू द उत्तर प्रदेश। stands for the cause of the securing and the interest and the welfare of the SCs community, OBCs and the Muslims. BSP stands for the cause and the securing and interest of the welfare of the STs। हाँ, तो ये पूछ रहा था, बीएसपी स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग एंड द इंटरेस्ट एंड द वेलफेयर ऑफ एससीज, एसटीज, ओबीसीज एंड द मुस्लिम्स। बीएसपी स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ द सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड द वेलफेयर ऑफ एससीज, एसटीज, ओबीसीज एंड द मुस्लिम्स। देखो, मेन उनका है एससीज। वो एससीज के जो वेलफेयर स्कीम्स होते हैं ना, वो उनका मेन पॉलिटिकल एजेंडा क्या होता है? एससी, शेड्यूल्ड कास्ट। क्वेश्चन नंबर 15, जीएमएम मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा इज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ विच स्टेट? जेएमएम इज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ विच स्टेट? उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार? GMM is the political party of which state? उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर डी बिहार? JMM is the political party of which state? उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार? देखो, झारखंड मुक्ति मोर्चा है तो बहुत जगह पे, लेकिन इसका जो मेन सिग्निफिकेंट प्रेजेंस अगर आपको कहीं देखने को मिलती है ना, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी,
Jharkhand is absolutely correct answer. JMM is the political party of which state? So your answer should be C. Jharkhand is the correct answer. Jharkhand is the correct answer. Is it clear? Is it clear, everyone? Maharashtrawadi Gomantak Party is related to which state? महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? मतलब जो एमजीपी एक पार्टी है, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? महाराष्ट्र, गोवा, केरला या फिर आंध्र प्रदेश? अच्छी खासी पार्टी है, इसकी अच्छी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस वहां पे देखी जाती है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? महाराष्ट्र, गोवा, केरला या फिर आंध्र प्रदेश? महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? महाराष्ट्र, गोवा, केरला या फिर आंध्र प्रदेश? देखो, अगर आप देखते हो ना, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी इज रिलेटेड टू विच स्टेट, सो योर आंसर शुड बी बी, गोवा इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। गोवा में इनकी सबसे ज्यादा प्रेजेंस देखी जाती है। कहाँ पे? गोवा में इनकी प्रेजेंस देखी जाती है। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी इज रिलेटेड टू विच स्टेट, सो योर आंसर शुड बी बी, गोवा। Which of the following amendment is known as the anti-defection law? Anti-defection law, इसमें से कौन सी जो अमेंडमेंट है उसको बोला जाता है? 42nd, 44th, 52nd या फिर 61st? Which of the following amendment is known as the anti-defection law? 42nd, 44th, 52nd या फिर 61st? Which of the following amendment is known as the anti-defection law? 42nd, 44th, 52nd या फिर 61st? Your answer should be C, 52nd. 52nd is known as the anti-defection law. 52nd. Is it clear? Who among the following is the founder of the बहुजन समाजवादी पार्टी? इसमें से कौन से बहुजन समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं? कांसीराम, साहू महाराज, बी आर अम्बेडकर या फिर ज्योतिबा फूले? Who among the following is the founder of the बहुजन समाज पार्टी? कांसीराम, साहू महाराज, बी आर अम्बेडकर या फिर ज्योतिबा फूले? Who among the following is the founder of the बहुजन समाजवादी पार्टी? कांसीराम, साहू महाराज, बी आर अम्बेडकर या फिर ज्योतिबा फूले? ये अब आपको बताना है। Who among the following is the founder of the बहुजन समाजवादी पार्टी? कांसीराम, साहू महाराज, बी आर अम्बेडकर या फिर डी ज्योतिबा फूले? Who among the following is the founder of the बहुजन समाजवादी पार्टी? कांसीराम, साहू महाराज, बी आर अम्बेडकर या फिर ज्योतिबा फूले? So correct answer is A, कांसीराम। द फाउंडर थे बहुजन समाजवादी के फाउंडर कौन थे? एक कांसीराम, ठीक है, और कोई नहीं। साहू महाराज भी नहीं, बी आर अम्बेडकर भी नहीं, ज्योतिबा फूले भी नहीं। तो हु अमंग द फॉलोइंग द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाजवादी पार्टी? सो योर आंसर शुड बी ए, कांसीराम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी ग्रीव आउट ऑफ अ मूवमेंट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी ग्रीव आउट ऑफ अ मूवमेंट? इसमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि मूवमेंट के बाद उसका जन्म हुआ? कोई ऐसा मूवमेंट हुआ होगा, उसके बाद उसका जन्म हुआ होगा, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, असम गण परिषद या असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी ग्रू आउट ऑफ अ मूवमेंट? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाजवादी पार्टी, असम गण परिषद या फिर असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट? The correct answer is option number C, Assam Gana Parishad. Assam Gana Parishad is absolutely correct answer. Which of the following party grew out of the movement? So your answer should be C, Assam Gana Parishad. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड, मतलब पॉलिटिकल पार्टी यानी कि सिविक्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन किस में चलेंगे? इकोनॉमिक्स पे। और इकोनॉमिक्स के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन से क्लास से? ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। हु गिव्स रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टी एज नेशनल पार्टी और द रीजनल पार्टी? हु गिव्स रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टी एज अ नेशनल पार्टी और द रीजनल पार्टी? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु गिव्स रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टी एज अ नेशनल पार्टी और द रीजनल पार्टी? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर है सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सोल राइट है कि वो रिकॉग्निशन देती है किस पॉलिटिकल पार्टी को और रीजनल पार्टी को, एज ए पॉलिटिकल को नेशनल पार्टी और द रीजनल पार्टी। आई होप कि आप लोगों ने सच में इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, अब जस्ट इसके एक तुरंत हम लोग अब स्टार्ट करेंगे किसको? जैसे ही अब एंड होगा, अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब हम लोग किस पे चलेंगे? इकोनॉमिक्स पे। किस पे चलेंगे? इकोनॉमिक्स के क्विज पे चलेंगे इसके बाद, जस्ट बाद। सो एनीवन हैविंग एनी डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो। चलो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अब पॉलिटिकल साइंस का मतलब पॉलिटिकल पार्टी का खत्म होगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत है इकोनॉमिक्स का ये क्विज, जो कि बहुत ही अच्छा क्विज होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्विज होने वाला है। इकोनॉमिक्स का ये क्विज है, लिबरलाइजेशन मीन्स क्या होता है? रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, एडिंग मोर ट्रेड बैरियर्स, प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री या फिर डी क्लोजिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब आपके सामने ऑप्शन मैंने रख दिए हैं, अब आपको बताने हैं कि व्हाट डज एक्चुअली लिबरलाइजेशन मीन्स। इजी है ना? ऐसा तो नहीं कि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया हूं इकोनॉमिक्स को। मैंने कोशिश करी है कि इजी इजी क्वेश्चन पूछूं, सो दैट यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली और वेरी वेरी इफिशियंटली। ये मेरा प्रयास रहा है आप लोगों के लिए। क्या रहा है? मेरा प्रयास रहा है। सॉरी यार, आजकल बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रही है। मतलब इतना मौसम चेंज हो रहा है इधर गांव में कि मतलब थोड़ा सा भी बाहर निकलने पे लग रहा है कि अब तबीयत ही खराब हो जाएगी, अब तबीयत ही खराब हो जाएगी। सो व्हाट डज लिबरलाइजेशन मीन्स? सो योर आंसर शुड बी ए, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। लिबरलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? ट्रेड बैरियर को हटा देना। जो भी ट्रेड बैरियर्स थे, जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लेती है या गवर्नमेंट को फैक्ट्री नहीं लगाने देती है, इससे लिबरलाइजेशन नहीं होता है। इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन अगर आपको करना है तो आपको, लीवर का मतलब क्या होता है पता है तुम लोग को? लीवर का मतलब ही होता है, अगर ये टर्म आप लोग लीवर ले लो, इसका मतलब ही होता है फ्री। क्या होता है? लीवर का मतलब ही होता है फ्री। तो डेट मीन्स कि वो फ्री फ्री करने की प्रोसेस को बोलते हैं। तो फ्री और रिमूव इज वन टर्म, सो दिस इज नोन एज द रिमूविंग ऑफ द ट्रेड बैरियर्स इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर? ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए आप लोग रख लो। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर।
इन इंडिया द फर्स्ट प्लांट सेटअप बाय द फोर्ड मोटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर, पंजाब, बैंगलोर या फिर चेन्नई। जो फोर्ड मोटर ने पहली प्लांट को एस्टेब्लिश किया था वो किस शहर में किया था? आपके पास शहरों के भी नाम दिए हुए हैं, कश्मीर है, पंजाब है, ठीक है, और क्या क्या है आपके पास? और आपके पास बैंगलोर एंड चेन्नई। कश्मीर, पंजाब, बैंगलोर एंड चेन्नई। जल्दी से कमेंट करो, इतना देर क्या कर रहे हो? एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद करा देता हूँ। माई कोड इज AKCBSE। यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने की सोचते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो। कश्मीर, पंजाब, बैंगलोर या फिर चेन्नई। कश्मीर, पंजाब, बैंगलोर या फिर चेन्नई। योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। चेन्नई में क्या था, पहली बार फोर्ड मोटर ने टाटा मोटर के साथ महिंद्रा के साथ, गलती से टाटा बोला गया, महिंद्रा के साथ एक सेटअप किया था और महिंद्रा मिलके एक कंपनी लगाई गई थी, चेन्नई में एक फैक्ट्री लगाई गई थी। ठीक है, इज इट क्लियर? सो योर आंसर शुड बी डी, चेन्नई। Indian government has put barriers to the foreign trade. मतलब गवर्नमेंट हैज पुट बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट नोन एज ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड ट्रांजेक्शन या फिर ट्रेड डिफिसिट। इंडियन गवर्नमेंट। Indian government has put barriers to the foreign trade and the foreign investment known as trade restrictions, trade barriers, trade transaction या फिर trade deficit. The correct answer is B, trade barriers. कारगिल फूड्स एंड अमेरिकन MNC। मतलब कारगिल फूड्स है जो कि एक अमेरिकन MNC है, बॉट स्मॉलर इंडियन कंपनी। इसने स्मॉलर इंडियन कंपनी को क्या कर लिया है, बाय कर लिया है। आपको उसका नाम बताना है। हैज बॉट स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज पिल्सबरी फूड्स, ठीक है, परक फूड, आशीर्वाद फूड्स या फिर DMTR फूड्स। आपको ये बताने हैं। कारगिल फूड्स एंड अमेरिकन MNC। थोड़ा सा मैं सेटअप कर रहा था लैपटॉप का, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। आप तब तक इस पोल को करो। एन अमेरिकन MNC हैज bought smaller Indian companies such as Pillsbury Foods, परक फूड, आशीर्वाद फूड्स या फिर DMTR फूड्स।
Cargill Foods, an American MNC, had bought a smaller company such as Pillsbury Food. Parak Food is the correct answer. B. Parak Food is the correct answer. World Trade Organization, the organization was aim is to liberalize internal trade, international trade, external trade या फिर national trade. World Trade Organization is the organization whose aim is to liberalize internal trade, international trade, external trade या फिर national trade. एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एम क्या है? वो एम इज टू लिबरलाइज, इकोनॉमी को लिबरलाइज करना इसका एम है, ये तो सब लोग जानते हो. बट वो एम इज टू लिबरलाइज इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड या फिर डी नेशनल ट्रेड. ए बी सी डी में आपको ऑप्शन ऑप्ट करने हैं. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड या फिर डी नेशनल ट्रेड. The correct answer is option number B. International trade is absolutely correct answer. Option number B. International trade is absolutely correct answer. World Trade Organization, the organization whose aim is to liberalize the international trade is the clear cut answer. ठीक है. Investment made by the MNC is called. Investment made by MNC is called foreign investment, direct investment, indirect investment या फिर D domestic investment. जो एमएनसी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर डी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर डी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. द करेक्ट आंसर इज ए. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एमएनसी को बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. मल्टीनेशनल कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है उसको. क्वेश्चन नंबर 7. द एम ऑफ WTO इज, मतलब जो WTO का एम होता है वो क्या होता है? To keep watch on the trade of the less developing country, to support only the least developed country, to promote trade in the developed country या फिर D. to liberalize international trade. The aim of WTO is to keep watch on trade of the less developed country, to support only the least developed country, to promote trade in the developed country या फिर D. to liberalize international trade. The aim of WTO is to keep watch on trade of the less developed country, ठीक है, to support only the least developed country या फिर C. to promote trade in developed country या फिर D. to liberalize international trade. ये बताना है द एम ऑफ WTO इज, जो एक्चुअल एम होता है WTO का वो क्या है? टू कीप वॉच ऑन ट्रेड ऑफ द लेस डेवलप्ड कंट्री, टू सपोर्ट ओनली द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, टू प्रमोट ट्रेड इन द डेवलप्ड कंट्री या फिर D. टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड.
Your answer should be the aim of the WTO is to liberalize international trade is absolutely correct answer. इनका मेन एम क्या होता है? टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड. जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसको लिबरलाइज करना कहता है. एम ऑफ द WTO इज टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. Okay. Company that own and control production in more than one country are called companies जो कि क्या करती है? डेट ओन एंड कंट्रोल प्रोडक्शन, मतलब जो ओन करती है और कंट्रोल करती है प्रोडक्शन. जैसे इंडिया में भी कर रही है, पाकिस्तान में भी कर रही है, फिर वो अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तरह तरह के कंट्री में कर रही है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल नेशनल कंपनी, मल्टीपल नेशन कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या फिर मल्टीपल नेशन कॉरपोरेशन. अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है. क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है नेम एन MNC, मतलब आपको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का नाम बताना है डीलिंग इन मेडिसिन. रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स या फिर टाटा इंडिकम. ये सब MNCs हैं डीलिंग इन मेडिसिन, जो मेडिसिन में डील कर रही है. Name an MNC dealing in medicine is Ranbaxy, Asian Paints, Tata Motors या फिर D Tata Indicom. Name an MNC dealing in medicine is Ranbaxy, Asian Paints, Tata Motors या फिर Tata Indicom. नेम MNC, आपको उस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का नाम बताना है जो कि डील कर रही है किसमें? मेडिसिन्स में. ऑब्वियसली जिसका आप लोग रिवाइटल खाते हो गए, रैनबैक्सी, रिवाइटल, जियो, जी भर के, ठीक है. एशियन पेंट्स, पेंट्स की कंपनी है. टाटा मोटर्स आप लोग जानते ही होंगे, इंडिको, इंडिका, ये सब कंपनी की कार आती है. टाटा इंडिकम सीम की कंपनी थी, ठीक है. टेलीनॉर, सॉरी आप टेलीनॉर बोल रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी ये सब, ठीक है. तो ये आप लोग के बारे में ये डिटेल रहा, मैंने सारे कंपनी की डिटेल्स बता दिए. रैपिड इंटीग्रेशन और द इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री इज कॉल्ड, मतलब जो रैपिड इंटीग्रेशन, सब एक दूसरे से बहुत तेजी से जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है. और इंटरकनेक्शन, और जो इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या फिर डीमाइग्रेशन. रैपिड इंटीग्रेशन और द इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन, ठीक है. अर्बनाइजेशन बोल सकते हो आप लिबरलाइजेशन बोल सकते हो उसको, या फिर ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हो, या फिर माइग्रेशन बोल सकते हो. क्या बोलते हो? रैपिड इंटीग्रेशन और द इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या फिर माइग्रेशन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबलाइजेशन. उस प्रोसेस को हम लोग ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है. किस नाम से जानते हैं? ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं. अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ रहा है, हाउ इज एन MNC डिफाइंड. आप MNC को कैसे डिफाइन कर सकते हो? एंड MNC इज ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट इन ए कंट्री,
ठीक है, मतलब एमएनसी वो होता है जो कि अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल या ओन करती है एक ही देश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, या फिर एमएनसी ये कंपनी डेट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन स्टेट, मतलब जैसे कि बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, इन सब में, ठीक है। या एमएनसी ये कंपनी डेट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन मोर देन वन नेशन, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूएसए, यूके, इन सब में, ठीक है। या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। आपको करेक्ट मीनिंग समझाना है ऑफ द एमएनसी। How is an MNC defined? An MNC is a company that owns or controls production in more than one district in a country. A MNC is a company that owns or controls production in more than one states in a country. या फिर a MNC is a company that owns or controls production in more than one nation, या फिर D all the above। ठीक है, अब आपको MNC का मतलब समझाना है, आपको जल्दी से बताना है कि what does MNC means। MNC का मतलब क्या होता है ये अब आपको बताना है, ठीक है। व्हाट डज एमएनसी मीन्स, हाउ इज एन एमएनसी डिफाइंड, तो इसका मतलब होता है एमएनसी इज ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। मतलब ये क्या करती है, इज ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों में ये अपने सामानों का या अपने उत्पाद का क्या करते हैं, ये निपटारा करते हैं, ठीक है। ठीक है, सो एमएनसी इज ए कंपनी डेट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन इज द करेक्ट आंसर। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। मतलब फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या है, कनेक्ट मार्केट ऑफ द टू कंट्रीज ओनली, creates opportunity for only the buyer to approach foreign goods, connect market of the different country, या फिर डी foreign trade connects developed country। जी अब आपको बताना है कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। जो एक बेसिक फंक्शन होता है ना, जिसको कि निहायती आप बोल सकते हो कि जरूरी है, उस कंट्री, उस चीज का आपको नाम बताना है। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, it connects market of the two country only, it creates opportunity for only the buyer to approach the foreign goods, it connects market of the different country, या फिर डी foreign trades connect developed country। What is the basic function of the foreign trade? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इट कनेक्ट्स मार्केट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्री। मतलब जो फॉरेन ट्रेड होता है इसमें एक ही दो कंट्री नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अलग अलग कंट्रियाँ उसमें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती है। तो ऑब्वियसली द मार्केट दैट कनेक्ट्स द डिफरेंट डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर, ठीक है, अलग अलग कंट्री एक साथ वो क्या होती है, कनेक्ट करती है। द पास्ट डिकेड ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज बीन रैपिड मूवमेंट इन, जो अपना पास्ट डिकेड्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज सीन रैपिड मूवमेंट इन गुड्स, सर्विसेज एंड द पीपल, गुड्स, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड द सर्विसेज, गुड्स एंड द पीपल्स, या फिर टेक्नोलॉजी एंड द गुड्स। द पास्ट डिकेड ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज सीन रैपिड मूवमेंट इन गुड्स, सर्विसेज एंड द पीपल, गुड्स, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज, गुड्स एंड द पीपल्स, या फिर डी टेक्नोलॉजी एंड द गुड्स। The past decade of the globalization, the past decades of the globalization has seen rapid movement in, ठीक है, गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल्स, गुड्स, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड द पीपल, टेक्नोलॉजी एंड गुड्स।
The past decades of the globalization has seen rapid movement in goods, services and the people, goods, technology, investment and services, goods and peoples या फिर D technology and the goods. The correct answer is option number B. The correct answer is option number B. Goods, technology, investment and the services. Goods, technology, investment and the services is the correct answer. Goods, technology, investment and the services is the correct answer. Question number 14. Where is the headquarter of the World Trade Organization situated? अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया है. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड? वॉशिंगटन डीसी, जेनेवा, दिल्ली या फिर कलकत्ता? ये अब आपको बताना है कि हेडक्वार्टर क्या है, कहां पे है. ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड, ये अब आपको बताना है. ठीक है, वॉशिंगटन, जेनेवा, दिल्ली या फिर कलकत्ता? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड? योर आंसर शुड बी बी. जेनेवा इज द करेक्ट आंसर. बी, जेनेवा इज द करेक्ट आंसर. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड? सो बी, जेनेवा इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहां पे सिचुएटेड है? जेनेवा पे सिचुएटेड है. ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल्ड विच लार्ज इंडियन कंपनी टू इमर्ज एज ए मल्टीनेशनल कंपनी? क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल्ड विच लार्ज इंडियन कंपनी टू इमर्ज एज ए मल्टीनेशनल कंपनी? टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी या फिर ऑल ऑफ दीज? ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल्ड विच लार्ज इंडियन कंपनी टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल कंपनी? टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी या फिर ऑल ऑफ दीज? Globalization has enabled which large Indian company to emerge as a multinational company? Tata Motors, Infosys, Ranbaxy या फिर all of these? Globalization has enabled which large Indian company to emerge as a multinational company? Tata Motors, Infosys, Ranbaxy या फिर all of these? देखो, टाटा मोटर्स को भी इससे फायदा हुआ है. इन्फोसिस देखते हुए आप लोग, जो इन्फोसिस से आपके भैया भैया काम कर रहे होंगे, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है, कोई ब्रिटेन में है, अलग अलग कंट्री में इन्फोसिस में काम कर रहे हैं. रैनबैक्सी ऑल्सो आपको बहुत जगह कंट्री में इनकी प्रेजेंस मिलेगी. तो ऑब्वियसली योर आंसर शुड बी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द नेम गिवन टू एन इकोनॉमी विच हैज नो रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? मतलब उसका क्या नाम होता है, उसका क्या नाम होता है उस इकोनॉमी का जिसका कोई रिलेशन नहीं होता वर्ल्ड से? वो अपने देश में ही सिर्फ व्यवहार करती है, चाहे वो कुछ भी हो जाए. वो अपने देश में उत्पादन करेगी, खुद खाएगी, या कहीं से कुछ लेती नहीं है, न किसी को कुछ देना, न किसी से कुछ लेना. उसका नाम क्या होता है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी? What is the name given to an economy which has no relation with the rest of the world? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी? What is the name given to an economy which has no relation with the rest of the world? ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लोज्ड इकोनॉमी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. Absolutely correct answer is what is the name given to the economy which has no relation with the rest of the world is D, closed economy. क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. फेवरेबल बैलेंस ट्रेड मीन्स, फेवरेबल बैलेंस ट्रेड मीन्स द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट्स इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द विजिबल इंपोर्ट्स, द वैल्यू ऑफ बोथ इज इक्वल, या फिर द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट इज डिफरेंट, वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट. जो फेवरेबल ट्रेड किसी कंट्री के लिए होता है उसका मतलब क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस ट्रेड मीन्स व्हाट?
फेवरेबल बैलेंस ट्रेड का मतलब होता है, फेवरेबल बैलेंस ट्रेड का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट जो एक कंपनी, एक देश अपने देश से जो बाहर भेजती है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए विजिबल इंपोर्ट से, जो इंपोर्ट कर रही है उससे, तभी आप बोल सकते हो कि फेवरेबल बैलेंस ट्रेड हो सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट, value of visible export is more than the value of the visible import is absolutely correct answer. Value of visible exports is more than the value of the visible import is absolutely correct answer. Which group demanded a new international economic order? कौन सा ग्रुप है जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड कर रहा है? ग्रुप ऑफ 17 जिसको G77 के नाम से जानते हैं, सार्क कंट्री, ग्रुप ऑफ 8 जिसको G8 कंट्री के नाम से जानते हैं, या फिर डी ऑल ऑफ दिस? Which group demanded a new international economic order? NIEO. Which group demanded a new international economic order? NIEO. Group of 77, SAARC country, group of 8, या फिर all of the above? Correct answer is option number A, group of 77, G77 country. G77 country. Which group demanded a new international economic order? NIEO. So your answer should be A, group of 77. G77 is the correct answer. In which year was the World Trade Organization established? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस साल एस्टेब्लिश्ड हुआ था, आपको ये बताना है। 1995, 98, 1991 या 1992? इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? 1995, 1998, 1991 या फिर 1992? In which year was the World Trade Organization established? The correct answer is option number A, 1995 is the correct answer. Option number A, 1995 is the correct answer. ठीक है, अब अपन से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। वी हैव कंक्लूडेड द 40 क्वेश्चन इन वन सेशन। 40 का 40 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। व्हाट इज मीन बाय द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मोटिवेटेड बाय द गवर्नमेंट, investment made by the private entrepreneur, investment that depends on the income and the profit, investment dependent of income and the profit. Induced investment, investment motivated by the government, investment made by the private entrepreneur, investment that depends on income and the profit, या फिर डी investment dependent of the income and the profit. देखो इसका सीधा पर्पस है इन्वेस्टमेंट दैट डिपेंड्स ऑन द इनकम एंड द प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया। पॉलिटिकल पार्टी के 20 क्वेश्चन किए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के 20 क्वेश्चन किए। फिर से ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के हम लोगों ने क्या किया है, 20 क्वेश्चन किया है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा, आराम से पढ़ा है। रेफरल कोड की अगर बात करते हैं तो मेरा रेफरल कोड है AKCBSE। यू कैन यूज इट टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है
देखो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ाया, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, फिर ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के पढ़ाया विद द हेल्प ऑफ द क्विज क्वेश्चन दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर सीबीएसई बोर्ड्स एंड द एनटीएससी एग्जामिनेशन। अगर आपको कुछ पूछना है देन यू कैन सर्टेनली आप पूछ सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी अगर अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना है यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट। ठीक है, my code is AKCBSE. You can use it to get the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy subscription। जब भी आप Unacademy को सब्सक्राइब करने की सोच दो प्लीज यूज द कोड AKCBSE। उसके बाद आप लोग Unacademy लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, फिर आपको एक मौका मिलेगा मेरे साथ पढ़ने का। वहाँ पे भी मैं क्विज करवाता हूँ, बहुत सारे सेशन अच्छे सेशंस लेता हूँ। ठीक है, आज का अपना टारगेट है टू कवर अप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स क्रैक सीबीएसई एंड एनटीएससी। यू हैव टू रिवाइज द पॉलिटिकल पार्टी होल चैप्टर को आपको करना है, और ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को होल चैप्टर को करना है, आपको रिवाइज करना है। कोड इज AKCBSE। थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोग 9 to 12 का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 9 to 12 का सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप लोग लेते हो, फिर आपके पास एक मौका बनता है टू क्रैक द CBSE क्लास 10th एग्जामिनेशन और द 9th एग्जामिनेशन विद अनअकैडमी प्लस। आपको 1 ईयर के लिए इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही आप एक कोड को एंटर करते हो AKCBSE तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड यू नीड टू पे ओनली 13,500 रुपीज। एंड ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉर क्लास 9 to 12 गेट एक्सेस टू क्रिएटिव कॉर्नर्स। ओके, 13,500 रुपीज। आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलते हैं, वीकली क्विज, डाउट सॉल्विंग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, द टेस्ट सीरीज आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, सो उसके बाद मैं आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बताता हूँ। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बताता हूँ। आपको पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे, लाइव डाउट सॉल्यूशंस मिलेंगे, पेरेंट करने के अंदर स्टडी प्लान्स मिलेंगे। इसमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1 ईयर के लिए 1 ईयर के लिए आपको देने पड़ेंगे कितना, 10% का डिस्काउंट करोगे तो आपको 25,500 रुपये पे करने पड़ते हैं फॉर 1 ईयर। फॉर 1 ईयर यू नीड टू पे ओनली कितना, 1 ईयर के लिए आपको देने पड़ते हैं 10% डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप AKCBSE कोड को यूज करोगे। तो क्रिएटिव कॉर्नर्स का आप लोग देख सकते हो, आपको वैदिक मैथ, डूडलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ओरिग्राम, मैजिक ट्रिक्स, ये सब चीज आपको सिखाई जाती है क्रिएटिव कॉर्नर से। जो दोनों भी सब्सक्रिप्शन का प्लान मैंने आपको बताया उसमें आपको क्रिएटिव कॉर्नर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ये आपके लिए घोषणा थी। ठीक है, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, फिर आपके उसके बाद पढ़ने का मौका मिलेगा हम लोगों के साथ। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर आप लोग AKCBSE कोड को यूज करके क्लास को ज्वाइन करो। मेरे रेगुलर स्पेशल क्लासेस में आप लोग आके देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन।